हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें बेटा मैं आपको क्लास 12th के चौथे चैप्टर सारणिक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 5 या इससे अधिक अंक में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली क्लास में आव्यूह तथा सारणिक की सहायता से 2 तथा 3 चरों के रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना सिखाया था, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो बेटा इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आज बच्चों मैं आपको बोर्ड में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं सारणिक के। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल भी देखकर आए हुए हो, थंबनेल पे भी मैंने क्लियरली लिख रखा था कि बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज बेटा हम सारणिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में पिछले कुछ सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और जिनके इस बार पूछे जाने की संभावना भी काफी ज्यादा है। तो बस आप सबको ध्यानपूर्वक आज की इस क्लास को अटेंड करना है। ओके, अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आप सभी को इस चैनल की हर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन के साथ मिल सके। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को लेकर प्रभु का नाम। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि हमें एक सारणिक दी गई है, ये सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। ये बेटा हमें यहां पर सिद्ध करना है। ठीक है, हमें एक सारणिक दी गई है, ये सारणिक थीटा से स्वतंत्र है, ये बच्चों हमें यहां पर सिद्ध करना है। अब देखो किस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहां पर बेटा सबसे पहले हम मानेंगे, माना डेल्टा बराबर है सारणिक x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स एक कॉस थीटा एक एक्स। ये बेटा हमारे पास सारणिक है। ठीक है, अब मुझे ये सिद्ध करना है कि जो सारणिक है ये थीटा से स्वतंत्र है। तो इसके लिए बच्चों यहां पर मुझे इस सारणिक का प्रसार करना होगा। क्या करना होगा बेटा? यहां पर हमें इस सारणिक का प्रसार करना होगा। अब सारणिक का प्रसार हम टोटल कितने तरीकों से करते हैं, बताओ मुझे जल्दी से यार, चैट सेक्शन में लिख के बताइए कि हम 3 गुणा 3 कोटि की सारणिक का प्रसार कुल कितने तरीकों से कर सकते हैं। एक एक चीज बेटा मैंने आपको क्लास में अच्छे से समझाई है, तो अब तो एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। बता बेटा कितने तरीके से हम इस सारणिक का प्रसार कर सकते हैं। गुड, बहुत अच्छे पंकज कुमार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पूरी क्लास में केवल 1-2 बच्चे हैं जो कि पढ़ाई करने आते हैं, बाकी के बच्चे तो बस दीपक सर को सुनने के लिए आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अरे नालायकों, क्या बताया मैंने आपको कि हम एक सारणिक का प्रसार 3 गुणा 3 कोटि के सारणिक का प्रसार कुल 6 तरीकों से कर सकते हैं। पहली पंक्ति के अनुदिश, दूसरी पंक्ति के अनुदिश, तीसरी पंक्ति के अनुदिश, पहले स्तंभ के अनुदिश, दूसरे स्तंभ के अनुदिश और तीसरे स्तंभ के अनुदिश। कुल 6 तरीकों से बेटा हम प्रसार कर सकते हैं। 6 तरीके होते हैं भाई,
दो तरीके किसने पढ़ा दिए आपको? मैंने तो नहीं पढ़ाए बेटा। ये जिससे आप पढ़ के आ रहे हो ना वो गलत गलत पढ़ा रहे हैं आपको। 3 × 3 कोटि के सारणिक का प्रसार हम 6 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब जो तरीका आपको लगाना है वो तरीका लगा दो। मान लो मैं यहां पर पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करना चाहता हूं, तो हम यहां पर R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो पहली पंक्ति को मैंने चुन लिया, जिसके अनुदिश प्रसार करना चाहते हो उसको आप चुन लो। तो पहली पंक्ति को मैंने चुन लिया। अब यहां पर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये हो जाएगा चिन्ह। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। अनुदिश प्रसार करने पर ये हो जाएगा बेटा डेल्टा बराबर, पहला अवयव क्या है बेटा x, आगे क्या है प्लस का, तो x यहां सारणिक। बेटा पहली पंक्ति गई, पहला स्तंभ गया, यहां बचेगा -x 1 1 x। ठीक है, इसके बाद अगला अवयव है साइन थीटा, तो यहां पर माइनस साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह है। अब सारणिक, पहली पंक्ति गई, दूसरा स्तंभ गया, तो ये बच गया माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x। फिर अगला अवयव है कॉस थीटा, सो प्लस का कॉस थीटा। सारणिक, पहली पंक्ति गई, तीसरा स्तंभ गया, तो ये बच गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहां माइनस x, यहां पर 1। ये बेटा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा लाइव क्लास चल रही है। अरे भाई 3 पंक्तियों के अंदर कर सकते हैं, 3 स्तंभ के अंदर कर सकते हैं, टोटल 6 तरीके होते हैं अंकित कुमार प्रसार करने के। ठीक है, यहां से अब देखो डेल्टा बराबर क्या होगा, ये हो गया x गुणा माइनस एक्स गुणा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर माइनस साइन थीटा गुणा ये होगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ये हो गया माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से डेल्टा बराबर होगा, एक्स का अंदर गुणा करेंगे सो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहां माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यह माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यहां पर प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यहां प्लस 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 एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा। ओके, तो ये बनेगा डेल्टा बराबर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब बेटा एक पद हमारे पास ये बच गया और एक पद ये बच गया, इन दोनों पदों से एक्स कॉमन आ जाएगा, सो प्लस में एक्स बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप सब जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो डेल्टा बराबर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये भी कट गया, तो डेल्टा बराबर आ गया माइनस एक्स क्यूब। अच्छा बच्चों, क्या यहां पर थीटा का कोई पद आ रहा है? नहीं आ रहा, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि डेल्टा थीटा से स्वतंत्र है, डेल्टा थीटा से स्वतंत्र है। और यही बच्चों में इस प्रश्न में सिद्ध करना था कि इस सारणिक का मान थीटा से स्वतंत्र है, और ये बेटा हमने यहां पर सिद्ध कर दिया। क्लियर एवरीवन? क्लियर बेटा?
सबको समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? यार लाइक और शेयर करते रहो बेटा। यार हर बच्चा अपनी क्लास के हर एक बच्चे के साथ में ये वाली क्लास शेयर जरूर करेगा। शेयर अवश्य करिए बेटा। अच्छा बच्चों, आप लोगों को मैं एक स्कीम के बारे में बता देता हूं। आप सब लोग बेटा डाउटनेट पर काफी समय से पढ़ाई कर रहे हो, तो डाउटनेट पर बच्चों अभी एक रेफरल स्कीम चल रही है, जिसके अंतर्गत यदि आप अपने किसी फ्रेंड को डाउटनेट के कोर्सेज रेफर करते हो और वो हमारे वीआईपी कोर्स को खरीदते हैं रेफरल स्कीम के अंतर्गत, तो आपको बेटा 2000 रुपये तक का पेटीएम बोनस मिल सकता है, जिसका उपयोग आप अपने स्टडी मटेरियल को खरीदने में कर सकते हो। ठीक है, ये रेफरल स्कीम बेटा डाउटनेट पर चल रही है, तो रेफर करो अपने दोस्तों को। क्लास के, कोचिंग के, ट्यूशन के हर एक दोस्त को बताइए कि भाई डाउटनेट पर इतनी बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। एंड साथ में बेटा यदि आप लोगों ने अभी तक प्ले स्टोर पर डाउटनेट ऐप को रेटिंग नहीं दे रखी है, तो प्लीज यार उस पर रेटिंग दीजिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए बेटा। ओके, चलिए बेटा अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर हमें एक सारणिक दे रखा है, हमें सारणिक का मान ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा जी? हमें इस दिए गए सारणिक का मान ज्ञात करना है। ओके, अब देखिए इस सारणिक का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। बेटा आवाज आ रही है, आप अपने मोबाइल के वॉल्यूम बटन को जरा चेक करिए। ठीक है, देखिए इस सारणिक का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो माना डेल्टा बराबर है सारणिक, ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहां कॉस अल्फा साइन बीटा, यहां माइनस साइन अल्फा, यहां माइनस साइन बीटा, यहां कॉस बीटा, यहां 0, यहां साइन अल्फा कॉस बीटा, यहां पर साइन अल्फा साइन बीटा, और यहां पर हो जाएगा कॉस अल्फा। ये बेटा हमें सारणिक दे रखा है, हमें बच्चों इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आप डायरेक्टली प्रसार भी कर सकते हो। आप बच्चों डायरेक्ट प्रसार कर सकते हो। यदि आपको कोई गुणधर्म समझ में नहीं आ रहा है तो आपको गुणधर्म का प्रयोग करना नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी न्यू सिलेबस आया है यूपी बोर्ड का और बिहार बोर्ड का, तो वहां से सारणिकों के गुणधर्म तो हटा ही दिए हैं। तो अब आपको सारणिकों के गुणधर्मों का तो प्रयोग करना ही नहीं है। अब सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग किए बिना कैसे हम इस प्रश्न को हल करेंगे, तो उसके लिए बेटा हमें प्रसार ही करना पड़ेगा। ओके, तो इसका प्रसार करते हैं। अब प्रसार भी किसके अंदिश करें, पहली पंक्ति के अंदिश या दूसरे के अंदिश या तीसरे के अंदिश, या फिर पहले स्तंभ के अंदिश या दूसरे के स्तंभ के अंदिश या तीसरे स्तंभ के अंदिश। तो मैंने आपको बताया कि जिस पंक्ति अथवा स्तंभ में सबसे अधिक 0 हो आप उसी के अंदिश प्रसार करिए। तो यहां पर देखो दूसरी पंक्ति में एक 0 है या तीसरे स्तंभ में एक 0 है, तो या तो आप दूसरी पंक्ति के अंदिश प्रसार करो या फिर तीसरे स्तंभ के अनुदिश। चलिए मैंने दूसरी पंक्ति के अंदिश प्रसार करना है ये ठान लिया। ठीक है भाई, मैं इसके अनुदिश प्रसार करता हूं। अब यहां पर देखो चिन्ह परिपाटी क्या होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बेटा बन जाएगी। ठीक है, तो यहां से
डेल्टा बराबर होगा, यहां पर माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस साइन बीटा ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन बीटा सारणिक। अब दूसरी पंक्ति गई बेटा और पहला स्तंभ गया, तो ये बच गया कॉस अल्फा साइन बीटा, यहां पर माइनस साइन अल्फा, यहां पर साइन अल्फा साइन बीटा एंड यहां पर बच जाएगा कॉस अल्फा, ये बेटा यहां पर रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां है प्लस कॉस बीटा, अब यहां सारणिक, दूसरी पंक्ति गई बेटा, दूसरा ही स्तंभ चला गया, तो क्या कॉस अल्फा कॉस बीटा, दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहां माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये चले गए, फिर साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा और यहां रह जाएगा कॉस अल्फा, ये बेटा यहां पर रह जाएगा। ओके, एंड बाद में तो जीरो लग जाएगी, जीरो के साथ किसी का गुणा करोगे जीरो ही आएगा। ठीक है सर, बिहार बोर्ड 12th का न्यू सिलेबस बता दीजिएगा सर। ओके बेटा बता देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी जो नई एनसीईआरटी की किताबें आई है ना, वही बेटा आपका सिलेबस है। ओके, फिर भी कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए अब हम इसका प्रसार करेंगे, तो डेल्टा बराबर साइन बीटा गुणा, यहां पर ये माइनस ये होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस बीटा इंटू ये माइनस ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा का मान। अब यहां से देखिए बेटा, इन दोनों पदों से साइन बीटा कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लो, एक साइन बीटा ऑलरेडी है तो क्या साइन स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस यहां पर भी इन दोनों पदों से कॉस बीटा कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो, एक ऑलरेडी है तो क्या कॉस स्क्वायर बीटा, यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। ठीक है, कितना होता है बेटा, एक होता है, तो यहां पर इसका मान भी एक हो जाएगा, इसका मान भी एक हो जाएगा, तो यहां से बनेगा क्या, डेल्टा बराबर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और इसका मान भी बच्चों एक हो जाएगा, तो यहां से डेल्टा का मान एक के बराबर आ गया, इस सारणिक का मान बेटा एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक। तो इस प्रकार से आपको बच्चों इस प्रश्न को हल करना था, ऐसे बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन हल करना था। समझ में आ गया सभी को, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे आपको इस प्रश्न को हल करना था। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, आव्यूह के गुणनफल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। हमें इन आव्यूह के गुणनफल का प्रयोग करके इस दिए गए समीकरण निकाय को हल करना है। चलिए बेटा करते हैं इसको हल। अब मान लो बच्चों, यहां पर हमारे पास ये है आव्यूह ए और ये है आव्यूह बी, तो अब देखो ए बी क्या होगा,
ए बी बराबर ए ऑफ व्यू हमने माना है 1 1 2 0 2 3 3 2 4। इसको बेटा हमने आव्यू ए माना है, ठीक है। और बी क्या है? बी बेटा हमारे पास है 2 0 1 9 2 3 6 1 2। ये बेटा बी आव्यू है। ओके, क्लियर बेटा? अच्छा, अब यहां पर बेटा हम इनका गुणा करते हैं। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा करेक्शन और है। यहां पर छोटा सा करेक्शन ये है कि ये बेटा -1 है, ये -3 है और ये -2 है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। तो यहाँ पर ये 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ठीक है। ये बेटा हमारे पास है। अब हम इन दोनों आव्यूह का आपस में गुणा करेंगे। तो ए बी देखो क्या होगा। यहां से देखिए बेटा ये ए बी क्या बनेगा, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ होगा। तो 2 कम 2 -9 6 दूनी 12 12 और 2 14 14 में से 9 गए तो 5 बच जाएंगे, ठीक है। फिर पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से होगा। तो यहाँ 0 यहाँ -2 यहाँ +2 यहाँ 0 हो जाएगा। पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ के साथ होगा। तो 1 -3 प्लस के 4 4 और 1 5 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर बेटा? देखो क्वेश्चन में कहा गया कि आव्यूह के गुणनफल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। हमें आव्यूह के गुणनफल का प्रयोग करके इस दिए गए समीकरण निकाय को हल करना है। ओके बेटा? तो मैंने यहां पर ए आव्यूह ये था, कुछ साइन में गड़बड़ थी तो वो साइन मैंने सही कर दिए, ठीक है। यहां पर हम गुणा कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो जा रहा है अब। अच्छा, एक सेकंड कहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हम पहले ऐसा करते हैं, इन माइनस के चिन्हों को हटा के ही गुणा करके देखते हैं, क्या पता क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। इसको ऐसे ही करके देखते हैं, ऐसे करने पर क्या आएगा, ठीक है बेटा। 1 1 2 0 2 3 3 2 4 2 0 1 9 2 3 6 1 2। ऐसा गुणा करने पर देखो क्या आएगा। तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे 2 9 और 2 11 12 और 11 23 हो जाएगा। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 0 2 और 2 4 हो जाएगा। पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे 1 3 1 4 2 और 2 दूनी 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति के साथ करेंगे 0 9 दूनी 18 36 18 18 18 36 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ के 0 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 0 3 दूनी 6 और 6 12 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे 3 दूनी 6 9 दूनी 18 4 6 की 24। आई थिंक बेटा क्वेश्चन में गड़बड़ तो है। क्वेश्चन में बच्चों गड़बड़ तो है। 4 दूनी 8 हाँ, क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा, इसको सही करेंगे हम। क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसको बच्चों सही करिए आप लोग। देखो क्वेश्चन को मैं सही करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो यहां पर 1 है, यहां पर -1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 2, यहां -3 होगा, यहां 3, यहां -2, यहां 4 होगा। अब यहां पर देखिए बी सही है क्या, एक बार बता देता हूं मैं आपको। 8 6 2 ठीक है,
यहाँ पर 9 ठीक है, यहाँ पर माइनस के 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस के 6 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर -4, माइनस माइनस प्लस के 4, 0 ठीक है। यहाँ पर 4, 4 में से 6 गए, माइनस के 2, तो 2 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ही होना चाहिए ना, तो 4, 4 में 6, माइनस के 2 होना चाहिए यहाँ पर, ओके। उसके बाद -2 प्लस के 3, तो 1 होना चाहिए, माइनस, ठीक है। तो इसको निकाल रहे हैं ना, तो माइनस के 2 प्लस के 3, 3 में से 2 1, माइनस का 1 होना चाहिए यहाँ पर, ओके। इसके बाद में 3, 3 में से 4 गए, माइनस का 1 होना चाहिए, यहाँ पर माइनस के 3 प्लस के 3 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 प्लस के 2 होना चाहिए, हाँ। अब देखो बेटा, तो ये हो गया 2 0 -1, करेक्ट कर लो इसको, यहाँ -1 होगा, ये 9, ये -2 3, -6 -1 2। अब देखो इन दोनों का गुणा करो, क्या होगा, इन दोनों का बेटा आप गुणा करिए, देखिए क्या होगा। पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, 2 एकम 2, 9 और 2 11, माइनस के 12, तो ये माइनस का 1 बनेगा। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, 0 -2 माइनस, अच्छा कहीं पर गड़बड़ कर दी क्या हमने, फिर से चेक कर लेते एक बार, रुको। आठ में से 6 गए तो 2 हो गया, ठीक है इधर तो। फिर इस पर आए हम, तो ये माइनस के प्लस के 9 बन रहे हैं, तो ये माइनस के 9 होने चाहिए, ये माइनस के 9 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस के 9 होंगे, और फिर इसके बाद ये माइनस के 6 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटा माइनस का 6 है यहाँ पर, एक सेकेंड एक बार और देख लेता हूँ, उनको मैं, 4 दूनी 8, 8 में से 6 गए तो 2 बचने चाहिए, 2 इधर हैं, ठीक है। उसके बाद पहली पंक्ति गई, दूसरे स्तंभ गया, तो ये हमारे पास में आ गया यहाँ पर 0 माइनस प्लस के 9, तो ये माइनस के 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस के 9 होने चाहिए। उसके बाद इधर ये 0, ये माइनस के 6 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट कर लो, ये भी माइनस का 9 है, तो अभी कितना हो गया, 2 -9 -12, अच्छा ये माइनस का 1 है, यहाँ पे भी करेक्ट करो, अभी यहाँ पे सही नहीं करा, -1 -1 2, 2 -3 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, 4 वहाँ पर है, ठीक है। अब गुणा करो, तो 2 9 और 2 11, 11 में से 12 गए तो माइनस का 1 आ जाएगा। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करोगे 0, यहाँ पर 2 -2 0 हो जाएगा। पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करोगे -1 -3 -4 +4 0 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करोगे तो ये 0, यहाँ माइनस के 18, यहाँ प्लस के 18 0 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करोगे 0 -4 प्लस के 3 माइनस के 1 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ से करोगे 0 +6 -6 0 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करोगे तो ये हो गया 6 18 6 24 -24 0 हो जाएगा। दूसरे स्तंभ से करोगे तो 0
4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तीसरे स्तंभ से करोगे तो ये -3 माइनस के 6 माइनस के 9 प्लस के 8 माइनस के 1 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा। तो अब ऐसा करो, यहां पर देखो -1 आ रहा है ना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन और होगा। वो करेक्शन ये है कि जहां पर हमने माइनस लगाए ना, अब वहां पे माइनस नहीं लगेंगे, जहां पे जबकि नहीं लगाए थे ना वहीं पे माइनस लगेंगे। तो कहां पर, यहां पर देखो, यहां पर ये माइनस होगा। मैं अब आपको देखो बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट थी। यहां पर माइनस का 2 होगा, 0 1 9 2, यहां माइनस का 3 होगा, उसके बाद 6 1, यहां पर -2 होगा। यह है बेटा हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पे लिख दो। अब क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। देखो किताब में भी क्वेश्चन दे रखा है, उसमें भी मिसप्रिंट है। मैं आपको बेटा इस क्वेश्चन को भी सही करके बता रहा हूं। अब बिल्कुल सही हो चुका है। देखो ये है हमारे पास -2 0 1, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए तो -2 -9 -11 प्लस 12 कितना बच गया 1। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करोगे तो -2 प्लस 2 0। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करोगे 1 3 4, 4 में 4 गए 0। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करोगे ये 0, 18 -18 0। दूसरे स्तंभ से करोगे ये 0 4, 4 में 3 गए 1। दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करोगे 0 -6 प्लस 6 0। तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करोगे -6 -18 -24 प्लस के 24 0। दूसरे स्तंभ से करोगे 0 -4 प्लस 4 0। तीसरे स्तंभ से करोगे 3 6 और 3 9 माइनस के 8, तो यहां पर 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर बेटा ए बी बराबर आ गया आई के। इसका अर्थ ये हुआ कि बी बराबर हो जाएगा यहां पर ए इनवर्स। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ये बेटा बराबर होगा 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 के इनवर्स के। ये बेटा यहां पर मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हमें इस समीकरण निकाय को हल करना है। तो बेटा आप इसको आव्यूह रूप में परिवर्तित कर दीजिए। आव्यूह रूप देखो इसका क्या होगा भाई, हमारे पास दे रखा है x - y प्लस 2z बराबर 1, 2y - 3z बराबर 1 एंड 3x - 2y प्लस 4z बराबर 2। इसको आव्यूह रूप में परिवर्तित करोगे तो हो गया 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। इसका गुणा x y z के साथ करना है, बराबर में 1 1 2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला आव्यूह कौन सा है, 1 -1 2 वाला, ये बेटा हमारे पास आव्यूह ए है। तो ये ए है, ये x है और ये मान लो कोई c आव्यूह है। तो यहां पर बेटा x बराबर होगा a इनवर्स c के। ठीक है, और इस आव्यूह का व्युत्क्रम बच्चों हमने निकाला है, ये रहा, ये है बेटा इस आव्यूह का व्युत्क्रम। तो यहां से x बराबर हो जाएगा a इनवर्स किसके बराबर है, b के, तो ये बेटा b c के बराबर हो जाएगा। सो x आव्यूह है x y z बराबर b आव्यूह हमारे पास आया बच्चों -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। इसका गुणा करेंगे हम सी आव्यूह से,
यानी 1 1 2 के साथ। तो देखिए बच्चों अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x बाई जेड बराबर, ये बेटा देखो क्या होगा, -2 0 प्लस के 2 0 हो जाएगा, 9 9 और 2 11, 11 में 6 गए 5 हो जाएगा, 6 7 7 में 4 गए तो 3 हो जाएगा। यहां से बेटा तुलना करने पर x बराबर आएगा 0, y बराबर आएगा 5 एंड z बराबर आ जाएगा 3। ये बेटा इस समीकरण निकाय के हल हो जाएंगे। आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, यहां पर मान रख के 6 में से 5 गए 1 बचेगा, 5 दूनी 10 माइनस के 9, 10 में से 9 गए 1 बचेगा, यहां पर हो जाएगा माइनस के 10 प्लस के 12 तो 2 बच जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर हमारे x बराबर 0, y बराबर 5, z बराबर 3, ये इस समीकरण निकाय के हल हो जाएंगे। ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा हमारे पास यहां पर देखो हमें a इनवर्स दे रखा है, b दे रखा है, हमें ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। बेटा यहां पर देखो ए बी का इनवर्स क्या होगा, तो ये बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। आप सबने ये वाला गुणधर्म पढ़ा है। इस क्वेश्चन को बेटा हम ऐसे करेंगे, देखिए कुछ बच्चे पता है यहां पर क्या करते हैं, जिन बच्चों को ये गुणधर्म नहीं मालूम होता वो क्या करते हैं, वो यहां पर पहले ए अवयव निकालते हैं। अब उनको ये भी नहीं मालूम होता कि ए अवयव कैसे निकालते हैं। चलो जैसे तैसे करके किसी से पूछ लिया कि भाई ए अवयव ऐसे निकालेंगे कि ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए, तो फिर वो ए अवयव निकालते हैं। फिर ए का गुणा वो बी के साथ करते हैं, फिर इन दोनों का गुणा करके उसका व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। अब सोच रहे हो बेटा कितना बड़ा ये तरीका बना। आपने पहले ए इनवर्स का व्युत्क्रम ज्ञात किया, फिर आपने बी के साथ गुणा किया, फिर आपने एक बार और व्युत्क्रम निकाला, मतलब एक बार तो आपने गुणा कर दिया और 2 बार व्युत्क्रम निकाल लिया। जबकि इस वाले तरीके में देखिए आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, आप निकालोगे केवल बी इनवर्स और फिर बी इनवर्स का ए इनवर्स के साथ गुणा कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर केवल आपको एक बार व्युत्क्रम ज्ञात करना है, एक बार गुणा करना है। मतलब इस तरीके से बेटा हमारा एक बार व्युत्क्रम निकालना बच गया। ठीक है, तो इसलिए ये वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, यदि ए अवयव बी अवयव के हो तो अवयव डी ज्ञात की, ताकि ए प्लस बी माइनस सी बराबर डी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी बराबर 0, अर्थात शून्य अवयव। यहां पर बेटा सी अवयव क्या है, क्वेश्चन बेटा मिसप्रिंट है शिवम, अवयव सी क्या है ये तो बताया ही नहीं। सी अवयव तो बताओ भाई। ठीक है, ए अवयव दे रखा है, बी अवयव दे रखा है, डी अवयव तो ज्ञात कर लेंगे, बट सी अवयव क्या है, मिसप्रिंट है शिवम बेटा, मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। अवयव सी भी दिया होना चाहिए तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, मिसप्रिंट है वो। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखो हमें बी इनवर्स ज्ञात करना है, बी अवयव बेटा ये दे रखा है। अब बी इनवर्स क्या होगा, ये होगा 1/b का सारणिक एडजॉइंट ऑफ बी। अब बच्चों यहां पर बी अवयव क्या दे रखा है, तो बी अवयव हमें दिया हुआ है 1 2 2 1 3 0 0 2 1। ठीक है, इसके सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। सारणिक 1 2 2 1 3 0 0 2 1, ये बेटा बराबर होगा 1 गुणा 3 माइनस 0 माइनस 2 गुणा, इसके सारणिक का मान निकाल रहा हूं मैं 1 माइनस 0 प्लस 2 गुणा 2 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 माइनस 2 प्लस 4, 4 3 7 में से 2 गए तो 5 आ गया। ठीक है,
और एडजॉइंट ऑफ बी देखिए क्या होगा। चलिए मैं ट्रिक से आपको एडजॉइंट ऑफ बी निकाल के बता देता हूं। तुम्हारे पास बी आव्यूह दे रखा है 1 2 2 1 3 0 0 2 1। मैंने इसके पहले और दूसरे स्तंभ को लिख दिया 1 1 0 2 3 2। अब मैंने पहली और दूसरी पंक्ति को लिख दिया 1 2 2 1 2 1 3 0 1 3। इसको काट दिया, इसको काट दिया, कितना हो गया 3 माइनस 0, तो यहां पर आ गया 3। 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो यहां आ गया 2। 0 माइनस के 6, ठीक है। ये हो गया माइनस का 1, यहां 1, यहां पर 2 बन गया, यहां पर भी 2 बन गया, यहां पर माइनस 2 बन गया, एंड यहां पर 3 में से 2 गए तो 1 बन गया। ये बेटा हमारा एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। आपको मैंने स्मार्ट मेथड बताया था ना, उससे मैंने एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लिया। अब देखो बी इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ये बराबर होगा 1/5 आव्यूह 3 माइनस 1 2 2 1 माइनस 2 माइनस 6 2 1। आ गया बी इनवर्स। क्या ज्ञात करना था आपको, ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/5 आव्यूह 3 माइनस 1 2 2 1 माइनस 2 माइनस 6 2 1। इसका गुणा आपको करना है ए इनवर्स के साथ, और ए इनवर्स दे रखा है 3 1 1 15 6 5 एंड बेटा 5 2 2। बस अब आपको आव्यूह का गुणा करना है, तो क्या 1/5 आव्यूह का गुणा करिए, ये गया 3 3 9 5 दूनी 10 और 9 19, 19 में से 15 गए तो यहां बच गया 4। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे 3 2 दूनी 4 3 7, 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा। पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करिए 3 4 और 3 7, 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे। 3 दूनी 6 15 और 6 21, 21 में से 10 गए तो 11 बचेंगे। 2 6 और 2 8, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे। 2 5 और 2 7, 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेंगे। माइनस के 18 प्लस के 30 प्लस के 12 और 5 17 हो जाएगा। यहाँ माइनस 6 12, तो प्लस के 6 और 2 8 हो जाएंगे। माइनस 6 10 प्लस के 4 और 2 6 हो जाएंगे। तो ये बेटा हमारे पास ए बी का इनवर्स आ गया, ठीक है। तो ऐसे बच्चों आपको इस प्रश्न को हल करना था। यहां पर देखो मैंने बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी स्मार्ट तरीके से निकाला, बट आपको ये स्मार्ट तरीके से नहीं करना है। आपको बेटा सबसे पहले दिए गए आव्यूह बी के प्रत्येक अवयव के उपसारणिक ज्ञात करने, फिर सेखंड ज्ञात करने, फिर आपको एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए। आप बेटा इस प्रश्न को खुद से करिएगा। भाषा संबंधी क्वेश्चन है। यहां पर आपको मुझे प्याज गेहूं और चावल का मूल्य बताना है, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आए आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मान लो प्याज का मूल्य x है, प्याज का मूल्य तो बेटा आप x मान लो, गेहूं का y मान लो, और चावल का मूल्य आप z मान लो। तो इस क्वेश्चन का जो भी मान आए, यानी x y z का जो भी मान आए, उसे बेटा आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। चलिए अब आपके दीपक सर आप लोगों से विदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।